हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सुख शांति से हम साथ रहें। लेकिन पाकिस्तान इस भाषा को समझने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही क्योंकि वो उनके डीएनए में है। मैंने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी या वहाँ की जो लीडरशिप है, पहले वो एक्ट करती है, उसके बाद सोचती है। उनके करैक्टर में, डीएनए में ये बात आती नहीं, और उनके करैक्टर और डीएनए में टेररिज्म ही एक सिद्धांत है। और आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बहुत गहरे संबंध है। पाकिस्तान मदद मांगता है चाइना से कि चाइना अगर आ गया तो हमारे साथ भी रशिया है, तो ये बड़ा सा एक वर्ल्ड वॉर जैसा एक। लेकिन पिछली 35 साल से हमको एक ऐसा डिटरेंस उसको देना बहुत ज़रूरी है कि ताकि अगली बार ऐसी कार्रवाई नहीं करे। ये जो न्यूक्लियर अटैक होते हैं ना सर, ये किस तरीके से होते हैं और ये इम्पैक्ट कितना करते हैं? हर बार जो है पाकिस्तान ये न्यूक्लियर की थ्रेट देता है। मैं तो बोलता हूँ यही मौका है और सही मौका है, जबकि वो हर जगह से सैंडविच बन गया है। मैंने बताया उसकी आर्थिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इंटरनल सिक्योरिटी, किसी भी हालत में वो आज नहीं है, छोड़ के कि चलो चाइना उसकी हेल्प करेगा। अगर ये वॉर आने वाले 3 महीने तक लगातार चलती है तो क्या परिणाम होंगे, पहले जानेंगे हम। पाकिस्तान के क्या हालात होंगे या क्या खतरा होगा उनका, और फिर हम भारत का भी जानेंगे कि हम पर भी क्या आपदा आ सकती है। जिस तरह से हमने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और आप देखिए ये हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान के भी इस तरह से 3 या 4 टुकड़े किए जाएंगे। 7 मई को कि किस तरह जो आतंकवाद के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हालांकि वो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन 9 ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो उनके लश्कर के हैं, जैश के हैं, हाफिज सईद आपने सुना होगा, मसूद अजहर जो जिनको चलाते हैं, जी। उनको हमने तबाह किया। ना जंग से डरते हैं ना जान से डरते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं सिर्फ भगवान से डरते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट में। जो हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, जिनका एक अहम रोल, एक अहम भूमिका कारगिल वॉर में रही है, और बड़ी बड़ी कारगिल जैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपने लड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी है या आर्मी है, आपने करीबी से उनका सामना किया है, थोड़ा सा मैं डिटेल जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से होती है वॉर। नीतीश जी, मुझे कश्मीर में 2 बार सेवा करने का मौका मिला, और कश्मीर आप जानते हैं कि काफ़ी आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर, और उस समय में तो रोज़ाना ये घटना होती थी। एक एज ए मेजर कंपनी कमांडर मैं वहाँ पर रहा, और मैंने बटालियन भी कश्मीर में कमांड की है, 18 ग्रेनेडियर्स। जी। और ख़ास करके जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल का जो इलाका है, क्योंकि मेरी यूनिट कोर रिज़र्व थी, तो आप उड़ी, कुपवाड़ा और बारामुल्ला, गंदरबल, ये गुलमर्ग, मतलब कोई भी पूरा कश्मीर का जो है वहाँ पर मैंने कमान की है। 97, 98 और 99 में मैं कारगिल में चला गया, और दोबारा फिर 99 में जुलाई कारगिल के बाद दोबारा 2000 तक जो है वापस कश्मीर में आया। और ये आतंकवाद की जिसे प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा 1971 के बाद जब उसके 2 टुकड़े हुए कि, और जितनी भी लड़ाइयाँ उसमें सब में हारा, तो उसने सोचा क्यों ना ऐसी लड़ाई की जाए, कि तब से ये आतंकवाद की जो लड़ाई है उसने शुरू की। और उनका एक फिलॉसफी थी, डॉक्ट्रिन थी कि भाई जो हिंदुस्तान को है, मेक इंडिया ब्लीड बाई 1000 कट्स, कि धीरे धीरे उसको टुकड़ों में आराम से काटते रहो। क्योंकि जो आतंकवादी लड़ाई तो बहुत महंगी होती है, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो कुछ पैसों में मिल जाते हैं, और एक बंदूक दे दी और कुछ पैसा दे दिया, और अगर डेथ भी हो जाती है तो बहुत सस्ते में ये लड़ाई पड़ती है। लेकिन कश्मीर में ये लड़ाई शुरू तकरीबन ज़्यादा 89-90 में शुरू हुई, और जैसे मैंने कहा कि जब मैंने कमांड की तो काफ़ी और ये बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि इसमें दुश्मन के बारे में खबर नहीं होती, और उसके बारे में जो इंटेलिजेंस एक ग्रिड तैयार करना पड़ता है, लोकल की तरफ से उस तरह की हेल्प नहीं आ पाती है। और ये छोटी छोटी टुकड़ियों में काम करते हैं, और इनिशिएटिव हमारा उनके साथ रहते हैं। तो बहुत सारे इनकाउंटर्स जो है मेरी यूनिट के इनके साथ हुए थे। तकरीबन 25 से 30 मिलिटेंट्स, जिसमें फॉरेन मिलिटेंट्स भी थे, उनको हमने मौत के घाट उतारा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इवन CI में जो कश्मीर में मेरा टर्नओवर था, उसमें 20 वीरता पुरस्कार जो है मेरी यूनिट को
इस आतंकवाद की लड़ाई में मिले थे। और कारगिल की जो लड़ाई है जिसे आप जानते हैं, उसमें 52 वीरता पुरस्कार मिले थे। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी कश्मीर में कुछ सीखने का और कुछ करने का काफ़ी मौका मिला। मेरे इसी में एक सवाल था सर, जैसे ना आतंकवादी हम तो चलो दूर से देख रहे हैं, जब आतंकवादी आपके सामने आते हैं तो इनका बेसिकली माइंडसेट क्या होता है? नहीं, माइंडसेट ही तो बात है, क्योंकि वहाँ पे टेरर कैंप्स हैं, मदरसाज हैं, और इनको छोटे से ही मोटिवेट कर दिया जाता है, जिसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इनको इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि आप जिहाद कर रहे हो, आप एक क्या बोले, एक बड़ी पाक जो लड़ाई है वो लड़ रहे हो, जन्नत के लिए आपको जाएंगे, वहाँ पे हुरे मिलेंगे, और इस तरह से मोटिवेट जो है उन यंग लड़कों को किया जाता है। और बहुत सारे लोग इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो भी होते हैं। और आप देखिए बहुत सारे उस समय में तालिबान भी होते थे और दूसरे कंट्रीज से भी होते थे। और इसका एक कारण गरीबी भी है, जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनको बहलाकर फुसलाकर उस पार ले जाते थे और उनकी ट्रेनिंग की जाती थी, और फिर यहाँ पर आके वो एज ए गाइड और लोकल हेल्प का काम करते थे। तो बेसिकली इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है इस तरह से कि ताकि इनका जो माइंडसेट है वो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं सोचता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो सर अभी थोड़ा करंट पर बात आते हैं। मतलब मेरा पहला यही सवाल है कि देखिए, पाकिस्तान को पता था अगर भारत हमला करेगा तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ना तो उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, ना तो वो आर्थिक रूप से भी वो उतने सक्षम नहीं है कि अगर वॉर लंबी चलती तो उनका नुकसान होगा ही होगा, और साथ ही साथ पॉलिटिकली वहाँ पर सिस्टम बहुत खराब हालत है और मिलिट्री बेस्ड ही सब कुछ है। तो जब मेरा अपना ऐसी उत्सुकता होती है कि जब उन्हें पता था कि हमारे इस एक्शन से इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा, तो फिर वो क्या माइंडसेट करके सब कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें? मैंने बताया ना, उनका मेन मुद्दा तो यही है पिछले 35 साल से, जब से ये शुरू हुआ है कि मेक इंडिया ब्लीड बाई 1000 कट्स। और आप देखिए, अगर मैं इस पहलगाम की घटना जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये घटना आप देखिए 22 अप्रैल को हुए, और दुखद है कि बेचारे जो पर्यटक थे और उनकी कोई निर्दोष थे और निहत्थे थे, और बहुत ही कायराना हमला उनके ऊपर किया गया, और 26 हमारे जो सैलानी थे उनको मारा गया, और इसमें एक नेपलीज भी था। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि धर्म के नाम पर उनके बच्चों के सामने, उनके पत्नियों के सामने उनको मारा गया, और साथ में ये कहा कि ये मैसेज आप मोदी को दे देना। आप देखिए कितना माइंडसेट और घिनौनी हरकत उन्होंने की है। और इसका अगर आप थोड़ा संदर्भ पीछे देखें तो 16 अप्रैल को जो वहाँ के चीफ हैं आर्मी के, आसिफ मुनीर, वो वहाँ जाता है। उन्होंने 2 बातें वहाँ पर उस भाषण में कही, जबकि वो एक मिलिट्री लीडर हैं, उनको ये सांप्रदायिक बातें या धर्म की बातें उसमें नहीं कहनी चाहिए। और उन्होंने उसमें पहली बात तो यही कहा कि कश्मीर जो है हमारा एक जगुलर वेन है, मतलब जिस तरह हमारी गर्दन में खून बहता है उस तरह हम कश्मीर से जुड़े हैं, हम इसको भूल नहीं सकते, ये हमारा हिस्सा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम जो है अलग है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से हिंदुस्तान को बांटा जाए, ताकि वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक हिस्ट्री रही है इस घटना के पीछे। और आप देखिए 16 को इस तरह का बयान देते हैं और 22 तारीख को ये घटना हो जाती है। और आप देखिए पिछले 35 साल से हम ब्लीड कर रहे हैं, और जबकि 2016 के बाद आपने देखे हमने बड़ी सख्त कार्रवाई भी की जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। जी। और 2016 में जब ये उड़ी में घटना हुई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और जब पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया। और हमें अच्छा लगा, 5-6 साल आतंकवाद की घटना भी कम हुई, और हमें अच्छा लगा कि शायद अब वो बाज आ गया है। और आपने देखा वहाँ पे सुख शांति वहाँ पे लौट पड़ी। धारा 370 जो आर्टिकल था उसको भी एब्रोगेट किया गया, और वहाँ पे टूरिज़्म जो है तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास पिछली साल टूरिज़्म वहाँ पे चले गए। और आज जो बच्चे पत्थर उठाते थे आज उनके हाथों में कंप्यूटर हैं। और इकोनॉमिकली बाहर से भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और हमारी सरकार के जो बहुत सारी डेवलपमेंट प्लान्स थी, और वो लोग मेन स्ट्रीम में जुड़े।
ये चीज़ पाकिस्तान को गवारा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि जो मेन जड़ ये आतंकी नहीं है, मेन जड़ जो है इसके पीछे जो ISI है और वहाँ की मिलिट्री है। ओके। और आप देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप तो वहाँ कभी चली नहीं, आज तक का इतिहास देखिए, जब भी कोई भी फैसले लिए गए या इस तरह से। और मिलिट्री के लिए ये ज़रूरी है कि भारत के साथ इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमेशा जो है वो उसको ज्वलंत रखा जाए। और दूसरा उनके अपने कंट्री में भी आर्मी का थोड़ा सा डिफेम की तरफ वो चल रहे थे, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए भी वो इस तरह की कार्रवाई करना चाहते थे कि भाई हमारी फौज जो है मजबूत है। जबकि उनके अपने अंदरूनी आप देखिए दुनिया भर की उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है। तो जब ये घटना हो गई और उसके बाद हिंदुस्तान में एक बहुत हिंदुस्तानियों की अपेक्षा थी और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ कहा कि चाहे आतंकवादी या चाहे उसके पीछे सपोर्टर्स हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सज़ा दी जा सकती है जिसकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आपको पता प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आप देखिए तो लोगों को बहुत एक इंतज़ार था कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और जो कि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपने देखा कि 7 मई को कि किस तरह जो आतंकवाद के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हालांकि वो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन 9 ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो उनके लश्कर के हैं, जैश के हैं, हाफिज सईद आपने सुना होगा, मसूद अजहर जो जिनको चलाते हैं, जी, उनको हमने तबाह किया। और जिसकी पुष्टि पाकिस्तान ने खुद की कि हमारे जितने भी है, और हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने उनको जो टेररिस्ट कैंप्स थे और उसका जवाब दिया। जी। लेकिन पाकिस्तान ने आप देखिए पिछले 3-4 दिनों में किस तरह से हमारे ऊपर ड्रोन्स के हमले किए, मिसाइल्स के हमले किए, और अभी तो आज सुबह उनके एयरक्राफ्ट्स भी हमारे बाउंड्री के अंदर घुसे और कई जगह उन्होंने हमले किए। तो और खास तैयारी में है मतलब पाकिस्तान इस समय? पाकिस्तान जो है इसको भड़का रहा है, बढ़ा रहा है हर रोज। हमारा मकसद केवल यही था कि इस तरह की घटना वो दोबारा ना करें। हम शांति प्रिय देश हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पिछली 35 साल से हमको एक ऐसा डिटरेंस उसको देना बहुत ज़रूरी है कि ताकि अगली बार ऐसी कार्रवाई नहीं करे। तो पिछली बार हम 80 किलोमीटर जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, अभी आप देखिए कि किस तरह से हम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में और इंटरनेशनल बॉर्डर पे 9 जो ठिकाने थे आतंकवादियों के, इंक्लूडिंग उनकी पंजाब की स्टेट। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला था और एक बहुत बड़ा डिसाइसिव निर्णय जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, और मिलके जिस तरह से एक सिनर्जी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सिनर्जी होती वो पहली बार इस तरह से आपको देखने मिली। और तीनों सर्विसेज के बीच में देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 3-4 दिनों में बहुत वो स्टेप अप जो है पाकिस्तान जो है इस घटना को प्रतिदिन इसको बढ़ाता जा रहा है। और जबकि हम बड़े संयम से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, जो भी जवाब दिया गया हमारी तरफ से, हमने किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। उन्होंने पुंछ में हमारे जो गुरुद्वारा था वहाँ पे फायर किया, कुछ एक सिविलियंस को मारा गया, स्कूल के बच्चों को मारा गया। और आप देखिए पंजाब में, और पूरा लेह से लेके पूरा भुज तक, गुजरात तक, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC को उन्होंने पूरा एक्टिवेट कर दिया। तो उसमें हमने केवल जवाबी कार्रवाई में बहुत जोर से जो उनको एक जो झटका उनको दिया गया है, जिससे आप देखिए उनका जो एक AD सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया है। उनका कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह से नहस तहस हो गया है। उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो पूरी तरह से नहस तहस हो गए हैं। उन्होंने सांबा में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, वहाँ पे 7 आतंकवादी मारे गए हैं। उनका जो F-16 जो उन्होंने चाइना से लिया है, उनको बहुत सारे जहाज़ को हमने मार गिराया। F-16 और JF-17 और JF-10 मारे गए हैं उनके करके, और उनका पायलट जो है एक उसको कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह से उनको बहुत क्षति हुई है, और आज वो एयरफोर्स के तौर पे तो उस हालात में अब आगे के लिए नहीं है करने के लिए। और लेकिन हमने पूरी संयम बरता है कि हम उतना ही जवाब दें ताकि ये एक युद्ध में तब्दील ना हो। तो लेकिन अब ये पाकिस्तान की आर्मी के DNA में है, अब वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं
हमारे पास तो टारगेट्स थे वहाँ तंजीमों के, लश्कर तोबा के या जैश मोहम्मद के। तो हमारे पास तो यहाँ तो कोई टेरर कैंप नहीं है, वो तो सिविलियंस के ऊपर फायर कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर फायर कर रहे हैं, और ड्रोन्स जो है उन्होंने तुर्की से और चाइना से जो लाए हैं उनको जो है वो हर रात में आपने देखा कि कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन में हिंदुस्तान ने उनको बहुत करारा जवाब दिया है, मतलब धूल चटा दी है असल में। बिल्कुल धूल चटा दी है, और उसे समझ जाना चाहिए, और इसको ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। एक अभी एक कोई मेरे जानने वाले हैं जो कि कनाडा में रहते हैं जी, उनके मतलब उनके पास काम करने वाले पाकिस्तानी हैं जी जी। तो जैसे मैंने पूछा उसको कि क्या है भाई, पूछा, उसने मुझे ये बताया कि मैंने पूछा उनको भाई क्या है तुम्हारे हालात, तो पाकिस्तानी कहते कि भाई हमारे मुल्क में हमारी ऐसी न्यूज़ें चली है कि इंडिया हार रहा है और भारत में ये न्यूज़ें चली है कि भारत जीत रहा है। तो ये अपने ही देश में, जैसे हमें तो अपना पूरा पता है कि हमने क्या क्या किया है, वो हारने के बावजूद भी अच्छी अच्छी न्यूज़ चलाने का उनका मकसद क्या है? चलो, न्यूज़ पे तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, क्योंकि आज की जो लड़ाई है आप देखिए ये अलग अलग डोमेन में लड़ी जाती है। जैसे आप देखिए ज़मीन पे लड़ी जाती है, हवा में लड़ी जाती है, पानी में लड़ी जाती है, और स्पेस में लड़ी जाती है। इंफॉर्मेशन वॉर जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जो अलग अलग टीवी पे चला आ रहा है। लेकिन मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं टीवी की बात नहीं करता, झूठ है सच है, लेकिन उनके टीवी में, उनकी पार्लियामेंट में उनका जो रक्षा मंत्री है उन्होंने खुद स्वीकारा है कि भाई हमारी बहुत ख़राब हालत है। और उनके जो लेजिस्लेटिव चुने हुए नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो कायर है, और वो खुद कह रहे हैं कि हमारे जहाज़ गिर रहे हैं, हमको इंडिया ने बहुत बुरी तरह हिट कर दिया है, हमारे ये डैमेजेस हो गए हैं, हमारी मदद कीजिए। वो खुद स्वीकार रहे हैं, तो ट्वीट कर रहे हैं। इससे बड़ी तो कोई न्यूज़ हो ही नहीं सकती। हाँ, और खुद बोल रहे हैं कि जो कराची का पोर्ट है वो डैमेज हो गया है, और प्लीज़ हमें बचाइए, क्योंकि अब वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उससे कोई ना कोई, जैसे आपको कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करो, बीच में आओ, तो उनकी हालात अभी ख़राब हैं। लेकिन अब आप अपना देखिए, रोज़ाना आप देखिए पूरी प्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे मीडिया को बुलाया जाता है, फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है, ताकि सही फैक्ट्स जो है लोगों के सामने ना हो, ताकि कोई पैनिक ना हो। और दूसरा, वो उन्हीं का सोशल मीडिया दिखा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे अभी आज रात को वो 4 जो उनके एयर बेसिस थे, वो नूर खान बेसिस थे, और मुरीद एयरबेस था, और एक रफ़ीक एयरबेस था। वो खुद दिखा रहे हैं कि ये हमारे एयरबेसिस हैं, आप देखिए क्या हालत हो गई, हमारे लिए धुआं ही धुआं हो गया है, और हमारा जो रडार्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो सारे बर्बाद हो गए। उनका एक अवैक्स जो जहाज़ था, एक ही जहाज़ था उनके पास, वो बर्बाद हो गया है। तो उनके बहुत बुरा हाल है। तो बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि हिंदुस्तान पूरी जिम्मेवारी के साथ बताता, लेकिन ये भी है कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं उसकी जिम्मेवारी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी जाती, वो बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है, ताकि सिक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाए। अगर ये वॉर आने वाले 3 महीने तक लगातार चलती है तो क्या परिणाम होंगे, पहले जानेंगे हम पाकिस्तान के क्या हालात होंगे या क्या खतरा होगा उनका, और फिर हम भारत का भी जानेंगे कि हम पर भी क्या आपदा आ सकती है। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अभी 3 महीने चलेगी या 6 महीने चलेगी या साल चलेगी, एक प्रेडिक्शन अगर चलती है तो। लेकिन जिस तरह से रोज आना, ये आप देखिए एस्केलेशन हो रही है, धीरे धीरे इसको बढ़ रही है, और हमारी तरफ से जवाब भी उसी एस्केलेशन में जा रहा है। और जहाँ तक हम हैं, किसी भी हिसाब से अगर आप देख लिए, हमारी सेना की नफरी हैं तकरीबन बस 14 लाख की एक स्ट्रॉन्ग फैम के बाद 5 या 6 लाख उनके हैं। एयरफोर्स, नेवी, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, जो भी आप देखिए, एडी का सिस्टम्स, हर तरह से हम सुपीरियर हैं। और हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर पे है। हमारी तीनों सर्विसेज की एक बहुत अच्छी सिनर्जी हैं। हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल फौज है जो लड़ने वाले। हम दुनिया की 5वीं आर्थिक व्यवस्था है जो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे बाहर के जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ तकरीबन सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, और वो सारे हमको सपोर्ट करते हो। तो जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, अगर आप देखिए, भारत बहुत ज़्यादा
स्ट्रांग, कोई 10 गुना स्ट्रांग होगा उनके मुकाबले। और दूसरी तरफ उनके देखिए आर्थिक स्थिति देखिए, कटोरा लेके सब जगह भाग रहे हैं और अभी IMF के पास भी गए हैं कटोरा लेके, और मुझे हैरानी है कि IMF ने उनको वो पैसा दे भी दिया। और आप देखिए कि उनकी मिलिट्री में आपस में कोर कमांडर्स और चीफ की उनकी नहीं बन रही है, सेना के लोग रिजाइन कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली वो अलग थलग पड़ गए हैं, छोड़ के चाइना और तुर्की के अलावा उनके पास कोई साथ देने के लिए नहीं है। और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी अब आप देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्वेटा में उन्होंने झंडा फहरा दिया है अपना, पुलिस को वहाँ पे कैप्चर कर लिए क्योंकि यहाँ से सेना हट गई, वो उन्होंने अपना ईस्टर्न बॉर्डर पे ले आया, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, जी। और वो वहाँ पे वैक्यूम हो गया। तो कभी भी जो है बलूचिस्तान उनके हाथ से जा सकता है। खैबर पख्तून में देखिए वहाँ समस्या है, और अफगान बॉर्डर पे वहाँ समस्या है, ईरान के बॉर्डर पे वहाँ पे समस्या है। PO के लोग जो है वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो देखते हैं कि वो दूसरी तरफ कितना अच्छा है, और वैसे भी POK हमारा ही है और हम कह चुके हैं कि इसको देर सवेर हम लेंगे। तो इस तरह अगर आप देखिए, और उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आप देखिए, वो खुद उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनको चलाने वाले वहाँ पे सेना है। सेना फौज का काम छोड़ के वहाँ बिजनेस में घुसी हुए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रहे हैं, कोई डेवलपमेंट के कुछ नाम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने फैमिलीज़ को बहुत सारे उन्होंने बाहर छोड़ दिया। तो ऐसे में वो लड़ाई कैसे लड़े? दूसरी तरफ देखिए उनके पास पेट्रोल नहीं है, टैंकों को चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, और उनका जो अगर आर्म्स अम्युनिशन जिसको हम वॉर वेस्टेज रेट भी कहते हैं, वो 7 और 10 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी लंबी लड़ाई खींचेगी। और भारत को इस टाइम जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है, एयर सिस्टम भी तकरीबन उनका मोराल बहुत डाउन है, चिल्ला चिल्ला के अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, मुनीर साहब कहीं फील्ड में एज ए कमांडर दिख नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे देखिए आप रोज़ मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, तीनों चौर के चीफ मिल रहे हैं, CDS मिल रहे हैं, अजीत डोभाल जी, पूरा सब बहुत अच्छा तालमेल आपस में चल रहा है, लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म्ड रखा है ना। तो पूरी तरह से तैयार है। तो पाकिस्तान बहुत लंबा नहीं ठहर पाएगी, जो मैं कहना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान के लिए भी ये अभी यही समय है और बिल्कुल सही समय है, ताकि मैंने कहा ना, लड़ाई नहीं चाहते हम, तो ये चाहते हैं कि एक डेटरेंट रहे, हमारा पड़ोसी ठीक हो, हमारे साथ सुख शांति से रहे, लेकिन इस तरह की हमारे साथ शरारत ना करे जो ये कर रहा है। हालांकि अभी आसान नहीं होती है लड़ाई करना, क्योंकि अब ये शुरुआत होगी और ये ख़त्म कब होगी, जो आपका प्रश्न था, तो इस प्रश्न का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा। लेकिन एज एक स्मार्ट डिसीजन के हिसाब से अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को बहुत जल्दी सरेंडर बिल्कुल जल्दी से जल्दी सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि वो अपना मान सम्मान जो है उसको बरकरार रखे। और लेकिन ये है कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे को ये गारंटीड करना चाहिए कि मतलब उसका इतना वो हो जाए कि अगली बार इस तरह की हिम्मत ना करे, जिसको हम डेटरेंस कहते हैं, कि इस तरह की हिम्मत जो है हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर, या जो आतंकवाद उसने आज भारतवर्ष में फैला रखा है, इसका खात्मा हो। ये उसकी तरफ से ये गारंटी आनी बहुत ज़रूरी है। ये मिलिट्री में ही जो इनके आतंकवादी होते हैं सब मिले जुले हैं सारे आपस में ना? नहीं, मिले जुले नहीं, इनको पैदा ही वहाँ की देखिए ISI करती है, जो वो करके है, उसका एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल इंचार्ज होता है। जैसे अभी भावलपुर में, जैसे अब हमने वहाँ पे हमला किया, वहाँ पे आपने देखा, और जहाँ पे जो ये सैयद अजहर का जो भाई और उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। जी वो घर पर हाँ, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, पता नहीं कितने 100 एकड़ जगह में वो ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, और उसके बिल्कुल उस पार मिलिट्री के कैंप्स हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये करते हैं। तो और ISI को कौन कंट्रोल करता है? वहाँ की सेना कंट्रोल करते हैं, वहाँ चीफ करता है। तो इन्हीं का बीज बोया हुआ है ये, और इन्हीं के छत्र छाया में जो है सारी कार्रवाई होती है। तो इसमें दो राय नहीं। लेकिन जैसे कि उनके रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम ये आतंकवाद का काम पिछले 3 साल के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के लिए कर रहे हैं, UK के लिए कर रहे हैं। तो हालांकि इनको भी खुद को भी नुकसान होना है, ये जो राक्षस है ये उनको भी खा रहा है, ये उनको भी खा रहा है। तो ये उनके भी हक में है कि इस राक्षस को, जो आतंकवाद का राक्षस है, इसको बंद करें। और इसको केवल बंद जो है वहाँ की सेना को जब तक आप हिट नहीं करोगे तब तक ये राक्षस बंद नहीं करना है, क्योंकि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल। ये जो न्यूक्लियर अटैक होते हैं ना सर,
ये किस तरीके से होते हैं और ये इम्पैक्ट कितना करते हैं? देखिए, हर बार जो है पाकिस्तान ये न्यूक्लियर की थ्रेट देता है। आप देखिए, अमेरिका के पास तो बहुत ज़्यादा होंगे, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हज़ारों में, तो कोई इसकी धमकी नहीं देता, न्यूक्लियर की कोई धमकी नहीं देता। कारगिल का युद्ध हुआ जिसमें मैं खुद था, तो वहाँ थ्रेट उसने ज़रूर दी कि भाई, और बाहर के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी घबरा जाते हैं कि भाई वो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तुम ऐसा मत करो, ये करो। लेकिन ये उसका एक कार्ड है, प्रोपेगेंडा है, जो वो एक ब्लफ है जो चलाता है, ताकि उस डर से जो है हम पीछे हो जाएं और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो हमको दूसरे कर दें। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यूक्लियर का वेपन भी होता है, ये भी एक जगह पे नहीं रखा जाता, इसके अलग अलग कंपोनेंट है, दूर दूर रखे जाते हैं। अच्छा, और एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, शायद उसकी मीटिंग पाकिस्तान ने आज बुलाई भी है उन्होंने। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है जिसमें पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, मिलिट्री के लोग भी होते हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। इतना आसान नहीं है। और न्यूक्लियर कब चलाया जाता है? जब खुद के अस्तित्व को खतरा है, जब खुद को खतरा है कि अब तो हम रहेंगे नहीं करके, तो ये बिल्कुल लास्ट वेपन है। और हमारे पास भी वेपन है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक तो वो है, पर वो नाम का डेमोक्रेटिक है। हमारा भी है, जो हमारा डॉक्ट्रिन है, हमारी फिलॉसफी है कि नो फर्स्ट यूज, NFU, हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बटन नहीं दबाएंगे, लेकिन हमारे अस्तित्व को अगर खतरा होता है तो हम उसका जवाब देंगे। तो भले ही पाकिस्तान तो पता नहीं कितना नुकसान हमको करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास जो वॉर हेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे कि है वो जो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सद्बुद्धि यही मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान को कि ये कि न्यूक्लियर का जो है वो थ्रेट जो है मुझे नहीं लगता इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा और भी जानना चाहता हूँ, और एक लास्ट में एक प्रेडिक्शन, अगर यूज़ हो जाते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं? मैंने कहा कि ये तभी इस्तेमाल होगा जब बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कि अस्तित्व को पूरा खतरा है, कि अब ये लास्ट डेटरेंट है। एक्चुअली इसको डेटरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि देख भी मत करना, तो वो डरा के रखना कि भाई मेरे पास जो है न्यूक्लियर हथियार है। जी जी। लेकिन पाकिस्तान जैसे थ्रेट दे ही रहा है, जो कि लगता है कि वो हर बार एक विक्टिम कार्ड खेलता है और डराने की कोशिश करता है कि भाई पूरा दुनिया तबाह हो जाएगी और ये हो जाएगा। और इसके भी कई प्रकार के हैं, न्यूक्लियर के भी प्रकार के हैं, कई न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, कई जो आपका ऑपरेशनल एरिया में, जो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो डिपेंड करता है कि कौन सा कितना बड़ा वॉर हेड आप इस्तेमाल करना चाहोगे और कितना बड़ा प्रभाव आप उस एरिया में इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो 20-25 किलोमीटर में भी करना चाहे तो उस तरह से भी है, शॉर्ट रेंज भी है, मीडियम रेंज पे भी कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज पे भी कर सकते हैं, 100-200 वाले भी। हाँ वो है। और जो आप बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि आप किसी जो आपके मान लो कोई डैम्स हैं या कोई आपके बड़े डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, या आपके सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने का वॉर हेड जो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको याद हो कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फेंके गए थे उस समय में, और उस समय में जो फेंके गए थे, वो जो प्रभाव की बात है, इसका प्रभाव बहुत ख़तरनाक होता है। वो सिटीज़ में मतलब जो एक तो जो उसे जो फ्लैश निकलता है, उसके बाद जो उसमें जो केमिकल्स निकलते हैं, और उसके बाद पूरा इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, जो लाइफ है, मतलब जो लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो छोटे प्राणी हैं, इंसान है, और उसका असर जो है सालों सालों रहता है। और उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं, और अभी तक भी ये बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं, अभी तक भी जो जनरेशन्स पैदा हो रही हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा हो रही हैं, उस पे भी उनका असर देखा गया है। तो उस तरह के भी अलग अलग वर्गीकरण के न्यूक्लियर होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये दोनों की कंट्रीज़ की बात की जाए, जैसे मैंने कहा है कि इनको बड़ी जिम्मेवारी के साथ रखा जाता है, अलग अलग कंपोनेंट में रखा जाता है। एक न्यूक्लियर एक अथॉरिटी होती है, कमांड एंड कंट्रोल, जो इसके ऊपर करती है, सारा सामयिक निर्णय होता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा डरने की बात है कि पाकिस्तान इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। वो सिर्फ अभी एक मैंने कहा कि बहुत घबराया हुआ है कि अब मैं क्या करूंगा, उसके पास कुछ करने को है। लेकिन वर्ल्ड्स जो इंटरनेशनल पावर्स है वो भी देख रही हैं कि अभी क्या किस स्टेज पे अभी बातें चल रही है। तो वो उनके भी दिल में डर है, क्योंकि जब इसका
इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो स्पाइरल होता है, बिल्कुल, तो वो भी बीच बचाव के लिए उसमें आएंगे। चाइना और पाकिस्तान के बहुत गहरे संबंध है। बेशक चाइना कभी ओपन होता है, कभी नहीं होता है, कभी साइलेंटली काम करता है। इस वॉर में अगर पाकिस्तान मदद मांगता है चाइना से कि देखिए अब मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे जंग भी लड़नी है, सरेंडर भी नहीं करना है, पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या चाइना मदद करता है? चाइना अगर आ गया तो हमारे साथ भी रशिया है या और भी बड़े देश है, वो भी अगर इंक्लूड हो गए, वैसे तो ऐसे होना अभी लग नहीं रहा ऐसा होगा, लेकिन हो गए तो ये बड़ा सा एक वर्ल्ड वॉर जैसा एक सिनेरियो सा बन जाएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। नहीं, आप देखिए आज दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़ी उथल पुथल है, बहुत उथल पुथल है, बहुत चर्निंग हो रही है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, 3 साल हो गए, हमास और इजराइल का युद्ध है, और बहुत सारे और सीरिया में प्रॉब्लम्स हैं, हुतीज़ की प्रॉब्लम है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गए। और अभी आप देखिए अमेरिका की जो नई पॉलिसी है, पहले तो एक अमेरिका और 2 वर्ल्ड पावर होती थी, रशिया और अमेरिका की, और रशिया के टुकड़े हो गए 15 हिस्सों में, वो बट गया, अलग हो गया, तो एक पावर नहीं है। उसके बाद आज चाइना और अमेरिका के तौर पे बात की जाती है कि आर्थिक तौर पे, मिलिट्री तौर पे वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पे उनको देखा जाता है। टेक्नोलॉजी में भी चाइना काफ़ी आगे निकल हर एक, चाइना तो हर एक हिसाब से आगे, और उसने बड़े कम समय में बहुत तरक्की की है। और चाइना और अमेरिका की आपस में बहुत एक हाँ इकोनॉमिकली, मतलब बेसिकली यही है कि हम जो है आर्थिक तौर पे हम मजबूत देश बने, मिलिटरली हम मजबूत देश बने, और हमारी मार्केट सब जगह हो। लेकिन अमेरिका को एक बड़ा देखा जाता था, अब मुझे नहीं मालूम, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया उन्होंने वो दिया कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहने का मतलब कि हम किसी के पछड़े में नहीं पड़ेंगे, हम पूरी वर्ल्ड को, हमको कोई मतलब नहीं उसका और उसका, और ये अभी टैरिफ लगाओ, पैसा कमाओ, जो बाहर के यहाँ पे हमारे देश में उनको आपने देखा सबको वो निकाल दिया, जो इलीगल इमिग्रेशंस हैं, ये है वो है, तो वो केवल बात कर रहा है कि मैंने नहीं करना। जैसे पहले होता था, इराक में देखो तो वहाँ यूएसए, अफगानिस्तान में देखो तो वहाँ यूएसए है, और वर्ल्ड में कहीं भी कोई कुछ होता था तो यूएसए एक आ जाता था, मतलब एक वर्ल्ड पावर, सबको लगता था वर्ल्ड पावर है, और उसकी बात सुनी भी जाती थी। लेकिन अब जो वहाँ पे चेंजेस हुए हैं, आप देखिए, वो कहते हैं हम ज़्यादा उसमें नहीं करेंगे, वो कहता है टैरिफ की बात करो, ट्रेड की बात करो, इकोनॉमी की बात करो। तो एक तो वो है, एक चाइना है जो कि बहुत धीरे धीरे, जैसे आपने बोला कि चुपचाप जो है धीरे धीरे धीरे, चाहे वो डिफेंस के प्रति हो और किस तरह से उसने अपना जाल बिछाया, चाहे आप अपने रीजन में देख लीजिए, जो हमारा साउथ एशिया है, नेपाल, ये सारा आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये वगैरह सारे किस तरह से धीरे 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 सब जगह अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और सी पैक जो है पाकिस्तान में उसने चलाया। और जहाँ तक चाइना की बात है, वो बिल्कुल आज के दिन में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और चाहे वो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे वीटो लगाने के लिए उसके पास पावर है। अच्छा, जितनी भी डेवलपमेंट के काम है वो उसके हैं वहाँ पे। और 82% जो है मिलिट्री का साजो सामान जो है, हथियार, अम्युनिशन वगैरह है, वो सारा या चाइना से आता है, और बाकी बचा हुआ तुर्की से आता है। और उन्होंने बोल भी दिया है कि हम जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो जिसको सॉवरेनिटी बोलते हैं, प्रभुसत्ता जो है पाकिस्तान, और सिक्योरिटी उसके बारे में हम चिंतित हैं, तो इसलिए दोनों लड़े ना आपस में, इस तरह की स्टेटमेंट। और ये भी मैं बता दूं, ये भी आज हकीकत है कि ठीक है, मॉरली लोग ये बोल सकते हैं कि हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली लड़ाई की लड़नी, तो हमको अपने दम के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इजराइल हमारा दोस्त है, वो सरेआम खुले तौर पे हमारे साथ आता है। रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, बहुत हिस्टोरिकल संबंध हैं, और हम उसके साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि अगर हमें कहीं मदद नहीं, और उस तरह से हम पूरी तरह से सक्षम है इन चीज़ों को निपटने के लिए, क्योंकि हम 2.5 फ्रंट जो है, जो प्लानिंग है हमारे, जो मिलिट्री लीडरशिप है, कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिलके दोनों बॉर्डर पे अगर शरारत करते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हो सकता है चाइना और ये पाकिस्तान, हो सकता है बांग्लादेश को कुछ करके वहाँ से भी बॉर्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के दिन में बहुत फ्लूइड सिचुएशन है विद इन द रीजन, जो आपका जहाँ वेस्ट एशिया का रीजन, ओवरऑल इन द वर्ल्ड, और जो मेजर पावर्स जो एक दूसरे करके, तो इसलिए यूएसए को भी हमारी ज़रूरत है और चाइना को भी हमारी ज़रूरत है।
यूएसए हमको चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ पे उसका जो ताइवान, साउथ ताइवान, वहाँ पे जो साउथ सी में और ताइवान में जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए वहाँ पे ज़रूरत है, उसको भी कुछ ना कुछ मदद चाहिए। चाइना हमको एज ए वर्ल्ड मार्केट देखता है, 140 करोड़ की मार्केट यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत क्लियर है कि करके, इससे मेरे को नहीं लगता कि चाइना अपने रिलेशन ख़राब करना चाहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो आर्थिक सपोर्ट है या मिलिट्री सपोर्ट है और या जो उसको क्या बोलें डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, वो पाकिस्तान की करेगा। बिल्कुल सही कही आपने बात। और इस वॉर का जो करंट सिचुएशन है, और चलिए बाकी प्रेडिक्शंस को हम एक तरफा कर देते हैं, आपके हिसाब से एंड गेम क्या होनी चाहिए इसकी? देखिए, लड़ाई शुरू करना बड़ा आसान है और उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हमारा केवल एक ही मकसद था लड़ाई को करने का कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और ऐसा डिटरेंस पैदा करे कि पाकिस्तान ये बार बार हमारे साथ ना करे। बिल्कुल। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सुख शांति से हम साथ रहें। लेकिन पाकिस्तान इस भाषा को समझने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही क्योंकि वो उनके डीएनए में है। मैंने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी या वहाँ की जो लीडरशिप है, पहले वो एक्ट करती है उसके बाद सोचती है। उनके करैक्टर में, डीएनए में ये बात आती नहीं, और उनके करैक्टर और डीएनए में टेररिज्म ही एक सिद्धांत है। और आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री की जो लाइफ है, उनका क्या बोले, उनका दारोमदार ही है, वो भारत के साथ खराब रिश्ते ही हैं। अगर भारत के साथ वो लड़ाई करता रहेगा, कश्मीर इशू को उठाता रहेगा, इंटरनेशनल पे बोगी बोलता है, तो वो उससे लगता है कि वो जो वहाँ की जनता है, जो बेचारे, उन जनता से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो बेचारे वो है। लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि यार तुम्हारी वजह से ये सिंधु का जो पानी है वो तुम्हारी वजह से बंद हो गया। और ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक एक्शन है जो मोदी जी ने लिया, जो कि अभी वो रियलाइज नहीं करेंगे कि इसका नुकसान उन लोगों के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लिवरेज जो है। बाकी दूसरे एक्शंस तो लिए गए हैं और आगे को भी छोटे मोटे एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वो तुरफ है। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, हम ये कहते हैं कि भाई जो आप जिस तरह से आप इसको एस्केलेट कर रहे हो, क्योंकि दिख रहा है कि वो इसको रोजाना बढ़ा ही रहा है इसको करके, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि वो उसका डीएनए में इतनी हेट्रेड है हमारे प्रति, और उस जिससे उसकी दाल रोटी चलती है उसकी सेना की। और सिविल, अब अगर बात भी करें तो वहाँ तो सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप तो कोई है ही नहीं, किससे बात करेंगे। और वो समझने वाला नहीं, और वो नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई बंद हो, और ये चाहेगा कि ये लड़ाई बढ़े आगे को, ताकि मिलिट्री का जो हमारा जो नाम है और जो हमारे अंदर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है उसका ध्यान लोगों से हटके वो एक नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहते हैं, राष्ट्रीयता की भावना करके अगेंस्ट इंडिया, वो पैदा की जाए। पॉइंट की बात। हाँ, वो उसका मतलब है कि उस तरह के किया जाए। तो अब इंडिया के लिए यही है कि मैं तो बोलता हूँ यही मौका है और सही मौका है, जबकि वो हर जगह से सैंडविच बन गया है। मैंने बताया उसकी आर्थिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके मतलब किसी भी हालात में वो आज नहीं है, छोड़ के कि चलो चाइना उसकी हेल्प करेगा। लेकिन हिंदुस्तान आज सक्षम है। अभी तो हमने उसको ट्रेलर ही दिखाया, हमने हमारी तरफ से कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं हुआ है। और ये तो अच्छी बात होगी कि उसने लेह से लेके गुजरात तक जो है पूरा आईबी जो है खोल दिया है, और शिमला एग्रीमेंट भी बोल दिया कि अब कोई एलओसी नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, और अब हम कहीं भी घुस सकते हैं, और हम उस क्षमता को रखते हैं। लेकिन अभी तक भी हमारी सरकार, मोदी जी संयम बरत रहे हैं कि शायद ये समझ आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम भी यकीन मानिए कि पाकिस्तान जो है, जिस तरह से हमने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और आप देखिए ये हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान के भी इस तरह से 3 या 4 टुकड़े किए जाएंगे। और हमारी सेना सक्षम है, और पूरा देश आज, हर नागरिक, पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के साथ है, हमारी सरकार के साथ है। विपक्ष हमारा मोदी जी के साथ खड़ा है। और जो आप देखिए कश्मीर की जो जनता है,
पहली बार इस घटना के बाद में उन्होंने कितनी निंदा की कि ये घटना जो है ये गलत हुई है, जो पहलगाम की घटना है। तो क्योंकि वो भी जानते थे कि जो एक विकास की धारा वहाँ बह रही थी, एक पर्यटन की धारा वहाँ बह रही थी, एक आर्थिक धारा जो वहाँ पे आई थी, वो भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से वो बंद गए। तो अब लोग समझ गए हैं, हिंदुस्तान के कश्मीर के लोग भी समझ गए हैं, जो पाकिस्तान का अवाम है वो भी अब समझ रहा है, पाकिस्तान की सेना भी समझ रही है कि ये जो हमारे अधिकारी हैं अपने आयशो आराम के लिए हम लोगों को जो है इस तरह की लड़ाई में झेल सकते हैं। और ये हैरानी नहीं होगी कि वहाँ पे कू भी हो सकता है, आसिम मुनीर को हटाया भी जा सकता है। और उनका देखिए जो पॉलिटिकल लीडर है जिससे बात होनी चाहिए करके, क्योंकि प्रजातंत्र में वो इमरान खान जी वो जेल में है। तो आज के दिन में बहुत मतलब मुश्किल स्थिति है, लेकिन हिंदुस्तान आज इकट्ठा है और अभी मौका है कि एक बार जो एक डेटरेंस हम जो पैदा करना चाहते हैं ताकि वो दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करें, तो मैं समझाऊंगा कि बिल्कुल यही समय है और सही समय है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी एक बार फिर से पूरे भारत को एकजुट हो जाना चाहिए। कुछ भी हमारी अपनी जो भी दिक्कतें हैं या सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलकर सिर्फ एक हिंदुस्तानी होना इस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। और ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था आज जानना। जी। और लोगों तक अच्छे मैसेज गए हैं। और आखिर में अब मैं चाहता हूँ कि कुछ संदेश अगर आप हमारी ऑडियंस को करंट सिचुएशन के हिसाब से कुछ बताना चाहते हैं तो आखिर में आप बता सकते हैं। नहीं, मैं यही अपील करना चाहूँगा लोगों से कि आज देश मुश्किल समय से गुज़र रहा है और हमारा नेतृत्व बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ में है, हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और पूरा तालमेल सब ठीक है। और जो भी शासन प्रशासन की तरफ से एक नागरिक के लिए जो भी सूचनाएं दी जाती हैं कि ऐसे समय में उनके क्या फ़र्ज़ हैं, चाहे वो आपने देखा मॉक ड्रिल में है और एक सिटीज़न वॉलेंटियर्स जो हैं अपने एक उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पैदा करें ताकि एक अवेयरनेस लोगों को बताएं कि अगर हवाई जहाज़ का खतरा होता है या सायरन बजता है तो क्या कार्रवाई की जाती है, या मेडिकल एवैक्यूएशन कैसे की जाती है, या कोई भी शासन प्रशासन को किसी भी प्रकार की मदद करने की ज़रूरत होती है उसके लिए आगे आएँ और पूरा दें और गलत अफवाहों में ना पड़े आज के तार पर। और कोई भी ऐसी जैसे कि मीडिया है, कोई लूज टॉक इस तरह से ना किए जाए जिससे कि देश को क्षति होती हो, सेना को क्षति होती हो। और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहें, देश के साथ खड़े रहें और सेना के साथ खड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ कुछ ऐसी, अब कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान वालों ने भी अपने सोशल मीडियाज़ एक्टिव कर दिए हैं और ट्विटर अभी तक तो उन्होंने बंद किया था लेकिन अभी थोड़े समय से उनका ऑन हो गया है और कुछ फेक अकाउंट्स के द्वारा कुछ फेक न्यूज़ अभी फैलाई जा रही है। तो मेरे से यही सिर्फ एक दरख्वास्त है हमारी ऑडियंस से कि किसी भी पोस्ट को बिना तथ्य के शेयर ना करें। और जंग हो रही है ये आप सभी को पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर एक साइबर वॉर, पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त लोग बैठे हैं साइबर वाले। तो हम आम इंसान क्या है कि हमें किस चीज़ से बचना ये है कि देखिए यूट्यूब और बाकी चैनल्स तो जो बड़े न्यूज़ चैनल है वो तो हमारे यहाँ पर बैन है, लेकिन व्हाट्सएप और ये जो सोशल मीडिया है वो कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ लिंक्स आ सकते हैं या किसी भी तरह का कुछ आ सकता है। तो बिना किसी जो भी अननोन मैसेज आ रहा है या कहीं से कुछ भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उनमें प्रभाव ना जाएं और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। क्यों सर? क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर वॉर भी साथ ही साथ हो रही है, तो उस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सर जी। तो चलिए सर, अब जाने का समय आ गया है और कोशिश करेंगे कि हम अगर कुछ और हमें लगा इस समय बाद की कोई और ऐसी इम्पॉर्टेंट बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो हम आपको ज़रूर फिर से कष्ट देंगे। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में, घर परिवार में शेयर करो, इन्फॉर्मेशन फैलाएं और अफवाहों से बचें। गलत न्यूज़ को शेयर ना करें, बिना तथ्य के कुछ भी शेयर ना करें, ये फिर अपना ही हमारा घाटा है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। कुछ कहना चाहते हैं आखिर में अब?
नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस तरह के अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आगे जो इस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं आप इसे जारी रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, और कमेंट कर दीजिए अपने थॉट्स। हमने कोशिश की कि अच्छा एक कुछ कहानी ना बताकर आपको एक रियल लाइफ, रियल टाइम की कुछ असलियत बातें बताएं, या जैसे हमारे सर है, इन्होंने वॉर को खुद फेस किया है, तो कुछ ऐसी अनसुनी अनछुई बातें आप तक हो सकता है पहुंची हो, जो आपको भी नया ज्ञान मिला हो उससे। तो कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय भोलेनाथ।